नमस्कार। तो आज हम इस वाले लेक्चर में HACCP का जो अगला भाग है उसका जो है ये वीडियो है, जिसमें कि हम जो बचे बाकी HACCP के जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल 3 से लेके प्रिंसिपल 7 तक जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज उसको हम हैंडल करेंगे और आज जो है हैसप का पूरा जो है सिस्टम हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो HACCP के सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, ओके, प्रिंसिपल 3, द थर्ड प्रिंसिपल क्या कहता है? थर्ड प्रिंसिपल देखिए, फर्स्ट और सेकंड जो प्रिंसिपल्स हैं वो उनकी अहमियत जो है बाकी सातों सातों में से उन दोनों प्रिंसिपल की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसी पे आधारित है बाकी आगे जितना भी है। हैज़ार्ड एनालिसिस यानी कि जोखिम भरी वाली जो वस्तु और उसकी विश्लेषण, उसके आधार पर जो है हमने ये तय किया कि पूरे प्रक्रिया में कौन से चरण में कौन से कदम में जो है आप उस हानिकारक चीज़ को जो है खाने में प्रवेश करने से या मौजूद खाने में मौजूद होने पे उसको रोकने की जो है हम प्रयास करेंगे, कौन सी कदम में जो है वो चीज़ हम करेंगे। ये CCP डिटर्मिनेशन था, जो कि दूसरा प्रिंसिपल था। कैसे किया जाता है? एक सवाल जवाब के माध्यम से एक पूरी वो जो है आरूप बनाते हैं, एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और फ्लो चार्ट के माध्यम से सवाल जवाब का जो है वो सिलसिला एक होता है। उसको ख़त्म करने पे आपको क्या वो CCP है या नहीं ये तय हो जाता है। अब हम देखते हैं, हैज़ार्ड एनालिसिस कर लिया, CCP को आपने डिटरमिन कर लिया कि फलाने कदम पे फलाने स्टेप पे जो है आप रोक लगाएंगे या आप नियंत्रण में रखेंगे उस खानी को या उस क्या कहते हैं जोखिम भरी चीज़ को, जो है आप जोखिम को जो है आप अपने काबू में रखेंगे। कैसे रखेंगे वो जो है प्रिंसिपल 3 तय करती है। प्रिंसिपल 3 जो है महत्वपूर्ण सीमाएं स्थापित करने के बारे में बात करती है, यानी कि क्रिटिकल लिमिट्स को जो है स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना। इसको समझना जरूरी है, थोड़ा साइंटिफिक होगा, टेक्निकल होगा, इसको आप समझें। ए क्रिटिकल लिमिट इज अ मैक्सिमम and or minimum value to which a biological, chemical or physical parameter must be controlled at a CCP। ठीक है, कोई एक क्या क्या अधिकतम या न्यूनतम मूल्य तय करते हैं, एक पर्टिकुलर पैरामीटर को लेते हैं और उसमें अधिकतम या न्यूनतम मूल्य को जो तय करते हैं। इसी मूल्य के जो है आधार पर इससे ऊपर गया तो वो CCP जो है काम नहीं करेगा या जो हैज़र्ड है वो खाने में मौजूद रहेगा, कंट्रोल में नहीं रहेगी, या किसी के कम चला गया तो वो जो है जो हैज़र्ड है वो नियंत्रण में रहेगा या नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा। तो क्रिटिकल लिमिट जो है एक वैल्यू है, ठीक है, एक मूल्य है, मिनिमम या मैक्सिमम का जो है लिमिट तय करके चलते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, उदाहरण के लिए हम बताते हैं तापमान को, फिर वही हमने पहले भी बताया था, तापमान को ही जो है उदाहरण लेके चलें तो बहुत सिंपल रहता है। खाना पकाते वक्त हम हमेशा कहते हैं, इंडस्ट्री का नियम क्या है? 72 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस जो है 72 डिग्री होनी चाहिए। कितने समय के लिए होनी चाहिए? 15 सेकंड के लिए होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं। ऐसे ही उदाहरण के लिए हम लेकर चलें पैस्चुराइजेशन, जो एक क्या कहें, एक प्रक्रिया है, एक तरीका है, एक सिस्टम, एक प्रोसीजर है, जिसको अपना के जो है लिक्विड्स को खासकर और सबसे ज़्यादा जो है दूध को, मान लीजिए दूध को जो है हम पैस्चुराइज करते हैं। पैस्चुराइज करने का उद्देश्य क्या होता है? जो हानिकारक कीटाणु जो है, हानिकारक कीटाणु जो है जो दूध में या किसी भी लिक्विड में मौजूद हो सकता है, वो हानिकारक चीज़ जो है, जाहिर सी बात है बायोलॉजिकल हैजर्ड है, तो उस पर रोक लगाना है हमें। रोक कैसे लगाएंगे? आप 72 डिग्री टेम्परेचर पे जो है उसको गर्म करेंगे, दूध को गर्म करेंगे, खुलाने की आवश्यकता ही नहीं है।
72 डिग्री टेम्परेचर तक आप दूध को जो है गर्म करेंगे और 15 सेकंड के लिए आप गर्म करेंगे तो वो जितने भी हानिकारक कीटाणु हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसको हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। तो पैस्चराइजेशन जो है एक उदाहरण है इसके लिए। हाँ, तो ये हैजर्ड, हाँ जी, तो हम ये तय कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर पैस्चराइजेशन को लेके हम चल रहे थे, एक उदाहरण के लिए लेके चल रहे थे। तो टेम्परेचर जो है हमने एक पैरामीटर लिया और टेम्परेचर में जो है न्यूनतम एक वैल्यू जो है तय करी हमने, एक मिनिमम लिमिट। इससे कम जाएगा और कम समय के लिए रहेगा तो टेम्परेचर और टाइम दोनों को जो है एक एक उसके आधार पे एक वैल्यू तय करी। तो 72 डिग्री टेम्परेचर एक न्यूनतम वैल्यू है तापमान का। वैसे ही टेम्परेचर जो टाइम जो है 15 सेकंड, ये एक वैल्यू है। तो इससे कम जाएगा तो वहाँ पे वो सीसीपी जो है सही मायने में हैजर्ड को कंट्रोल करने में सफल नहीं होगा। तो ये इसको हम कहते हैं क्रिटिकल लिमिट। तो एक मूल्य तय करना बहुत ज़रूरी है। मूल्य जो है किन किन चीज़ों पे आधारित होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे। देखो, खाने का ही जो है अपने खुद में जो है कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। उनका खाद्य पदार्थ का अपना खुद का जो है अंदरूनी जो है प्रॉपर्टी होती है। उन प्रॉपर्टीज के आधार पर जो है हम ये न्यूनतम और अधिकतम जो है जो मूल्य है वो तय करते हैं। तापमान एक हो गया, समय एक हो गया, और पीएच यानी कि खाना जो है कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, उसके आधार पर वाटर एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि खाने में मौजूद कितनी जो है नमी खाने में मौजूद है वो उसको मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। वाटर एक्टिविटी यानी कि कीटाणुओं के वृद्धि करने के लिए फ्री पानी का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो है अवेलेबल होना, इनके आधार पे भी तय किया जा सकता है। तो वो कौन से हैं उसी पे यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे इतने सारे पैरामीटर्स हैं, तापमान है, समय है, फिजिकल डायमेंशंस हैं, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर लेवल, वाटर एक्टिविटी, पीएच, टाइट्रेबल एसिडिटी, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्लोरीन, प्रिजर्वेटिव, ये जितने सारे पैरामीटर्स हैं इनके आधार पर जो है आप क्रिटिकल लिमिट जो है तय कर सकते हैं। टाइम और टेम्परेचर का तो हमने आपको उदाहरण बता ही दिया। ह्यूमिडिटी को लेके चलते हैं, खाने में जो है नमी कितनी, मॉइस्चर लेवल जो है कितनी हो सकती है। ओके, अगर मॉइस्चर लेवल ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कीटाणुओं का जो है मौजूद होना वाजिब है। ठीक है, रहेगा भी और वृद्धि भी करेगा। वाटर एक्टिविटी, ठीक है, वाटर एक्टिविटी अगर हम हिंदी में समझने को, पानी की गतिविधि, पानी की गतिविधि एक कह सकते हैं। ये लिटरल ट्रांसलेशन है, हिंदी में एग्जैक्टली कैसे बोलते हैं मुझे उसका आइडिया नहीं है, अंदाजा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा दूं। वाटर एक्टिविटी का मतलब क्या है, पानी का जो मॉलिक्यूल है H2O जो है फ्रीली अवेलेबल H2O, कीटाणुओं के लिए वृद्धि करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और वो पानी का मॉलिक्यूल जो है कितना जो है पानी के रूप में अवेलेबल है, प्योर वाटर के रूप में अवेलेबल है। अगर वो पानी में जो है चीनी या नमक जो है घुल गया हो तो प्योर वाटर नहीं मानी जाएगी। तो उस पानी को जो है कीटाणु जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसी को हम कहते हैं वाटर एक्टिविटी। ठीक है, वैसे ही पीएच, पीएच जो है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहते हैं। ये भी जो है इसका एक स्केल होता है, 1 से लेके 14 तक का जो है ये स्केल होता है। तो 7 से नीचे होता है तो एसिडिक कहते हैं हम, 7 से ऊपर होता है हम अल्कलाइन कहते हैं, है ना। तो ये भी एक वैल्यू, इससे मूल्य जो है इससे जुड़ा हुआ है। मॉइस्चर कंटेंट, वाटर एक्टिविटी, इनके भी जो है मूल्य जुड़े हुए हैं। ये 0.1 से लेके 1.0 के बीच में जो है इनका मूल्य तय होता है। अगर पानी को लेके चलते हैं, प्योर वाटर को लेके चलते हैं, उसका जो वाटर एक्टिविटी है 1 है। ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कि खाद्य पदार्थ जिसमें कि चीनी की मात्रा ज्यादा है तो उसकी वाटर एक्टिविटी कम हो जाती है, तो ये 0.7 0.8 तक हो जाती है। ऐसे में जो है कीटाणु वृद्धि करना मुश्किल हो जाता है। तो आप ये तय कर लेते हैं कि भाई
क्रिटिकल लिमिट तय करना है तो प्रोडक्ट में जो है आप वाटर एक्टिविटी 0.8 रखिए, उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर नहीं। उस मिनिमम जो है 0.8 रख या मैक्सिमम जो है 0.8 रखिए, 0.8 से ऊपर नहीं, 0.8 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कीटाणु जो है वृद्धि कर सकते हैं। तो ये जो हम वैल्यू तय करते हैं इसको हम क्रिटिकल लिमिट कहते हैं। तो हर प्रोडक्ट के लिए सीसीपी आपने डिफाइन किया, तो उस सीसीपी में वो सीसीपी कैसे काम करेगा? किसी एक पैरामीटर के आधार पर जो काम करेगा, मतलब जो हानिकारक पदार्थ है उस पर नियंत्रण पाने के लिए किसी एक पैरामीटर के माध्यम से जो है आप नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, वो ही जो है क्रिटिकल लिमिट जिसको हम कहते हैं, एस्टेब्लिशिंग क्रिटिकल लिमिट। इसको जो है हिंदी में हमने यहाँ पे समझाया हुआ है, उसको एक बार आप देख लीजिए। अब ये उदाहरण के लिए हम ये आपको आपके सामने जो बता रहे हैं, 70 डिग्री और 2 मिनट, ये सीधा उदाहरण है। 2 मिनट के लिए 70 डिग्री के लिए कोई भी खाने को आप पकाएंगे तो आप जो हानिकारक कीटाणु जितने भी हैं उनको जो है आप खत्म कर देते हैं, तो वो खाना जो है बच जाता है। तो आप सीसीपी तय करते हैं। सीसीपी क्या है? कुकिंग एक सीसीपी है। खाने का जो है पकाने को जो है हम सीसीपी कहते हैं। उसमें क्रिटिकल लिमिट क्या है? क्रिटिकल लिमिट ये है 70 डिग्री 2 मिनट, ये जो क्रिटिकल लिमिट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये जो AW यहाँ दर्शा रहे हैं इसका मतलब वाटर एक्टिविटी है, ये वाटर एक्टिविटी का सिंबल है। तो किसी भी प्रोडक्ट में हमने ये तय किया है कि 0.92 से ज़्यादा वाटर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। ये भी एक मूल्य तय किया आपने, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो कीटाणु जो है वृद्धि करेंगे। तो ये तय करके चल रहे हैं। तीसरा जो उदाहरण है वो पीएच है। 4 से ऊपर पीएच मत रखिए। 4 से ऊपर पीएच रहेगा तो कीटाणु वृद्धि करेंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा, वो वृद्धि कर जाएगा। 4 से कम रखेंगे तो खाना जो है एसिडिक होता है, उसमें बैक्टीरिया जो है पनप नहीं सकते। तो ये जो है क्रिटिकल लिमिट है। तो एक मूल्य के आधार पर, एक पैरामीटर के मूल्य के आधार पर जो है आप जो तय करते हैं और उसके माध्यम से आप हैजर्ड को कंट्रोल करते हैं किसी भी सीसीपी में। तो अगर सीसीपी है तो क्रिटिकल लिमिट होना जायज है, उसके बिना आप सीसीपी इंप्लीमेंट करा ही नहीं सकते, ये सीधी सी बात। ठीक है, ये हो गया तीसरा सिद्धांत। चौथा सिद्धांत जो है एस्टैब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर। भाई आपने हैजर्ड एनालाइज कर लिया, आपने सीसीपी तय कर लिया, आपने सीसीपी तय किए हुए सीसीपी में एक पैरामीटर के आधार पर क्रिटिकल लिमिट भी तय कर लिया। अब ये पूरा जो आपने तय किया है आप उसकी देख रेख में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने तय कर लिया, कहीं ना कहीं आपने जो क्रिटिकल लिमिट तय किया है आप प्रोसीजर बना दिए कि जो भी पकेगा वो इतने टेम्परेचर पे पकेगा, 70 डिग्री पे 2 मिनट के लिए पकेगा। कहीं ना कहीं किसी न किसी सिस्टम के माध्यम से तरीके से आप वो जो सिस्टम आपने इम्प्लीमेंट किया है उसकी निगरानी रखेंगे कि हर कोई जो चीज़ पक के जाती है, खाना पकने के बाद जो है 70 डिग्री पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ये तो आपने सिस्टम बनाया, पहुंच रहा है नहीं हो रहा, उसकी निगरानी रखना भी जो है एक सिद्धांत है। और निगरानी नहीं रखेंगे तो फायदा ही नहीं है। वो तो बस फिर आपने बना लिया, बता दिया कि ऐसा होना चाहिए और पीछे छोड़ दिया। निगरानी रखना भी जो है ज़रूरी होनी चाहिए। और निगरानी रखने में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात क्या है, वो रियल टाइम होना चाहिए। यानी कि उसको कंटिन्यूअसली जो है निगरानी रखनी चाहिए, हरदम हरदम जो है उसकी निगरानी होती रहनी चाहिए। Monitoring is a planned sequence of observation or measurement to assess whether a CCP is under control and to produce an accurate record for future use in verification. जो CCP आपने जो तय किया है, ठीक है, महत्वपूर्ण जो बिंदु जो आपने तय किया है, नियंत्रण बिंदु, महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु जो आपने तय किया है वो सही मायने में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी निगरानी रखना है। और जो आप निगरानी रख रहे हैं उसका जो है कहीं ना कहीं दर्ज भी करना है, उसको रिकॉर्ड भी करना है, क्योंकि ये रिकॉर्ड जो है आगे जाके आपको फ्यूचर में काम आएगा। भविष्य में जो है आप इस रिकॉर्ड को जो इस्तेमाल कर सकते हो। कहीं ना कहीं वो सीसीपी जो है थोड़ी सी डिविएट कर गई तो उसको भी आप दर्ज करिए, तो क्योंकि आगे जाके आपको पता लगेगा कि ये इस जगह पे, इस पॉइंट पे बार बार डिविएट कर रहा है, तो आप सुधारात्मक कोई कार्य जो है उसमें कर सकते हैं।
ठीक है, तो दर्ज करना भी जो है बहुत ज़रूरी है कि आप उस सीसीपी को अपनी निगरानी में रख रहे हैं और निगरानी में जो वैल्यूज़ निकल के आ रहे हैं उसको भी आप रिकॉर्ड में जो है दर्ज करेंगे, ये भी बहुत अहम चीज़ है। तो मॉनिटरिंग करने का जो है 3 उद्देश्य है, पर्पस है। ओके, पहला जो है इट फैसिलिटेट्स ट्रैकिंग ऑफ द ऑपरेशन। आप जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो आपका जो कार्य है, जो काम करने का जो विधि है, जो भी ऑपरेशंस हैं, वो ट्रैक में है, मतलब पटरी से उतर तो नहीं गया, जैसा आप चाहते हैं वैसी पटरी में चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये जो है निगरानी से जो है आपको पता लग जाता है। दूसरा, इट इज यूज टू डिटरमिन वेदर देयर इज लॉस ऑफ कंट्रोल अंडर डिविएशन अकर्स एट सीसीपी। मतलब आप इस उससे निगरानी रखने से ये भी पता लग जाता है कि सीसीपी जो है बिखर तो नहीं गया, मतलब कहीं डिविएट तो नहीं कर गया। ठीक है, इसको देखने में भी जो है मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है बहुत काम आती है। इट प्रोवाइड्स रिटन डॉक्यूमेंटेशन फॉर यूज इन वेरिफिकेशन। जब आप वेरीफाई करने जाते हो, आपकी पूरी की पूरी जो हैसब की जो प्लान है, ठीक है, उसको आप जब वेरीफाई करने जाते हो, यही रिकॉर्ड के आधार पर जो है आप वेरीफाई करते हो। हाँ, जो है हमने हैसब की जो प्लान बनाई हुई है, हमने 3 सीसीपी आइडेंटिफाई किया है, तीनों सीसीपी जो है काम कर रहा है नहीं कर रहा, कैसे जो है आपको पता चलेगा? यही जो रिकॉर्ड है, जो आप मॉनिटरिंग के दौरान रिकॉर्ड बनाते हैं, जनरेट करते हैं, उसी रिकॉर्ड के आधार पर जो है आपको पता लगता है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हमने बताया, ये रियल टाइम होना चाहिए, यानी कि लगातार कंटिन्यूस जो है मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और उसका जो है सिंपल मेथड जो है फिजिकल और केमिकल मेथड से ये किया जा सकता है। टेम्परेचर और पीएच जो है एक सिंपल माध्यम है जिसके थ्रू जो है ये डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। ठीक, तो ये हिंदी में प्रिंसिपल पांचवा प्रिंसिपल। तो पांचवा प्रिंसिपल जो है करेक्टिव एक्शन लेना। अगर मान लीजिए आपने निगरानी रखने के दौरान आपने ये देखा कि आपका सीसीपी में से डिविएशन हो रहा है, मतलब हट रहा है पटरी से, जो है आपने जो सिस्टम, आपने जो प्लान बनाया है वो पटरी से उतर रहा है। ठीक है, तो आपको बनता है कि आप जो है कोई करेक्टिव एक्शन ले, सुधारात्मक कार्य जो है उसको करना पड़ेगा वापस उसको पटरी में लाने के लिए। ठीक है, तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा? कहीं एक पर्टिकुलर सीसीपी है, सीसीपी 1, सीसीपी 2, सीसीपी 3, उसमें जो है क्रिटिकल लिमिट से ऊपर गया, नीचे गया। अगर ऐसा कुछ होता है, आपके प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। वो करेक्टिव एक्शन क्या लेना पड़ेगा, कौन से स्टेप में कौन सा करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, किस डिविएशन पे, उसको भी आपको पहले ही जो है तय करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्टिव एक्शन में ये 3 चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। डिटरमाइन एंड करेक्ट द कॉज ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर पटरी से जो है आपकी प्लान के मुताबिक नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं डिविएशन है, तो आप डिविएशन के कारण जड़ तक जाएंगे, क्यों वो डिविएशन हो रहा है, और वो डिविएशन होने के जो कारण है उस कारण को हटाएंगे, ना कि वापस उस डिविएशन को जो है सेट करना है। ठीक है, तो कारण को हटाना है पहला। दूसरा, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बन के निकल गया जो कि सीसीपी के तहत नहीं था, यानी कि नियंत्रण में नहीं था वो प्रोडक्ट बनते में, और ये हो सकता है कि उसमें जो है हैजर्ड जो है, हानिकारक पदार्थ जो है खाने के माध्यम में, खाद्य पदार्थ में शामिल हो गया। तो आपके पास एक प्लान ये होना चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट को जो है अपने सिस्टम से जो है कैसे आइडेंटिफाई करके बाहर निकालेंगे, ये भी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद करेक्टिव एक्शन क्या लिया उसको जो है दर्ज करना चाहिए। अगर आपने कोई करेक्टिव एक्शन लिया है उसको दर्ज करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है पांचवा सिद्धांत है, ये पांचवा प्रिंसिपल है। राइट, छठवां प्रिंसिपल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स। ये सत्यापन जो है स्थापित करना, यानी कि आपने पूरा का पूरा जो हैसब के प्लान में, यहाँ पे सीसीपी होगा, ये क्रिटिकल लिमिट होगा, पूरा जो है आपने फ्लो चार्ट बना के जो तय किया, उसको वेरीफाई करने का एक प्रोसीजर होना चाहिए अपने पास। यानी कि हैसब का टीम आपने जो एकत्रित किया है, वो टीम का कौन सा मेंबर कौन से स्टेज पे हैसब के प्लान को जो है वेरीफाई करेगा, कब करेगा, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, महीने में एक बार, वो जो है तय कर लेना।
कि वेरिफिकेशन कौन करेगा, कब करेगा, कितनी फ्रीक्वेंटली करेगा, इसको तय करना। ये जो है छठवां सिद्धांत है, सिक्स्थ प्रिंसिपल है, राइट। तो लास्ट प्रिंसिपल जो आती है वो जो है रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर। ये सबसे अहम चीज होती है। इसके साथ हैसप के जो है सातों प्रिंसिपल को हम कवर कर लेंगे। अहम बात क्या है कि आपने जितनी भी ये एक्टिविटी किया, आपने हैसप टीम को जो बनाया, हैसप प्लान बनाया, प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी वो डिस्क्राइब किया, कौन ग्राहक हैं आपको, वो खाद्य पदार्थ को जो है कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कौन उसको जो है यूज करेगा, ठीक है, वो मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हैजर्ड एनालिसिस उस खाद्य पदार्थ में क्या आपने बनाया, क्या निकाला, कितने हैजर्ड्स को लिस्ट बनाई, उसको जो है सीसीपी कैसे तय किया उस प्रोडक्ट के बनते में, वो सीसीपी के लिए क्रिटिकल लिमिट। तो ये जितना भी आपने जो अभी तक है सबकी एक्टिविटी किया है उसको जो है सही मायने में रिकॉर्ड रखना, हर चीज का जो है रिकॉर्ड रखना, डॉक्यूमेंटेशन करना। अगर ये नहीं है तो आपके पास कोई भी जो है प्रूफ नहीं है कि आपके यहाँ हैसप अमल हुआ है और आपके यहाँ जो है सीसीपी कंट्रोल में है, क्रिटिकल लिमिट डिफाइन किया गया है और हैजर्ड एनालिसिस भी जो है आपने किया। इन सब चीज़ों का किसी भी चीज़ का जो है रिकॉर्ड आपके पास मौजूद नहीं होगा, फिर वो हैसप माना जाएगा कि अमल किया ही नहीं गया है, ठीक है। तो इसमें जो है ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि जिसको कि हमें ध्यान में रखना है। A summary of the hazard analysis including the rationale for determining hazard and control measures, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दस्तावेज आपको जो है इसका बनाना चाहिए, यानी कि आपने हैजर्ड एनालिसिस कैसे किया, क्या क्या हैजर्ड आइडेंटिफाई किए, कैसे तय किया कि वो हैजर्ड है, उसका रीजनिंग, उसके बारे में जो सोच लगाई आपने वो दर्ज होनी चाहिए। हैसप प्लान, आपने हैसप की प्लान कैसे बनाया, कैसे अमल करने का जो है प्लान किया, हैसप टीम को इकट्ठा करना, खाने का डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा का पूरा जो है आपको दर्ज करना पड़ेगा। आपने किसी एक प्रोडक्ट प्रोसेस फ्लो में 3 सीसीपी तय करी है तो तीनों सीसीपी का जो है आपको दर्ज करना पड़ेगा कि इस स्टेज में सीसीपी हमने तय किया, इसमें जो है ये क्रिटिकल लिमिट होगा और इस क्रिटिकल लिमिट को जो है ऐसे निगरानी रखेंगे, ऐसे मॉनिटरिंग किया जाएगा। अगर इस सीसीपी से कहीं जो है विचलन होती है, डिविएशन होती है, तो करेक्टिव एक्शन, सुधारात्मक कार्य जो है हम क्या तय कर रखे हैं, क्या किया जाएगा, ये सब चीजें जो है दर्ज होनी चाहिए। इसका जो है हर एक चीज का जो एक डॉक्यूमेंटेशन यानी कि दस्तावेज बनाना आवश्यक है, उसकी जरूर मतलब उसकी आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। तीसरा जो पॉइंट है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वैलिडेशन के मतलब से, यानी कि आपकी जो वैलिडेशन में एक चीज़ ये भी आती है, जो टेस्टिंग किया जाता है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट बनने के बाद टेस्टिंग किया जाता है, तो टेस्टिंग करने के दौरान आपने देखा कि जो हानिकारक पदार्थ है जो नहीं आनी चाहिए वो आ गया, इसका मतलब आपके सिस्टम जो है हैसप का सिस्टम सही मायने में काम नहीं कर रहा है, सीसीपी सही मायने में काम नहीं कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी आपको अगर कंसिडर करना है तो वैलिडेशन के लिए भी रिकॉर्ड आपको तैयार रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कोई रिकॉर्ड आपको ऑपरेशन काम के दौरान जो है जनरेट किया जाता है तो उसको भी जो है संभाल के रखनी पड़ेगी। ये सब डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही जो है आपके पास एक प्रूफ होता है कि आपने हैसप जो है अमल किया है और आपके प्रोडक्ट जो हैं ग्राहकों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। खाद्य पदार्थ आपके यहाँ से जो बन के निकल रही है वो सुरक्षित है, इन्हीं चीज़ों के आधार पे जो है तय किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा हैसप का जो है लास्ट पार्ट खत्म हो जाता है, तो सातों सिद्धांत जो है यहाँ खत्म हो जाती है। तो हैसप जो है इन 7 प्रिंसिपल, सातों सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, इसको अमल किया जाता है और ये बहुत ही सिंपल और इजी चीज़ है। एक बार दोबारा वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ें जो है अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगी। आज के लिए थैंक यू, इतना ही है, धन्यवाद।